नमस्कार 4 पीएम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। बीजेपी ने कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए हैं, लेकिन देश का जो सबसे बड़ा सूबा है, जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और भी कई राज्य हैं, जहां पर अभी प्रदेश अध्यक्ष का चयन नहीं हो पाया है। संगठन जो है वो अभी प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पा रहा है। और सबसे बड़ा जो पेच फंसा हुआ है, वो है यूपी। जी हाँ, 2023 में भूपेंद्र चौधरी का जो कार्यकाल है, वो खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद अभी तक यूपी को नया प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिल पाया है। 1.5 साल का वक़्त हो चुका है। कब मिलेगा, किस वर्ग से होगा, किस जाति से होगा, ये एक बड़ा सवाल है। जी हाँ, लेकिन पार्टी सूत्रों का जो कहना है कि जो पीएम नरेंद्र मोदी की आज से जो 5 दिवसीय विदेश यात्रा जो 8 दिवसीय जो विदेश यात्रा शुरू हो रही है, तो और आरएसएस की जो बैठक होनी है, तो उससे पहले जो चयन प्रक्रिया है, वो पूरी कर ली जाएगी, ऐसा भी कहा जा रहा है। लेकिन अब जो सवाल है कि आखिरकार बीजेपी किस जाति से प्रदेश अध्यक्ष चुनेगी? क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा है कि इस बार जो है वो दलित या ओबीसी का कोई नेता होगा जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, यूपी की ज़िम्मेदारी वो सँभालेगा। लेकिन कब सँभालेगा, कौन सँभालेगा? कई नाम उसमें चल रहे हैं, वो नाम भी आपको हम बताएँगे और इस पर हम करेंगे चर्चा। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक से जुड़ चुके हैं साथ। सर आपका स्वागत है 4 पीएम पर। जी, नमस्कार, धन्यवाद। सर क्या लग रहा है कि अब एक बार फिर जब बीजेपी ने धीरे-धीरे करके कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए हैं, लेकिन यूपी समेत और भी कई राज्य बचे हुए हैं। तो क्या लगता है कि यूपी में पेंच क्यों फँसा है? किस वजह से देरी हो रही है? और भूपेंद्र चौधरी की जगह कौन हो सकता है? जो कहा जा रहा है कि दलित या ओबीसी जाति के किसी नेता को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी। तो सर कौन हो सकता है? और देरी में वजह क्या है? देखिए अब तो ऐसी कोई बात नहीं है, अब तो देरी खत्म हो चुकी है। आपने देखा कि अभी 7 राज्यों के अध्यक्ष बन चुके हैं। जी, 4-5 फ़ेज़ में ये अलग-अलग राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं। 22 से जी, 23 राज्यों में लगभग भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं। इन्होंने अपने हिसाब से 37 राज्यों को माना जी, है भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से, और उसमें जी। से हुँ, 22 में लगभग बन गए हैं, तो अब तो हुँ, रास्ता साफ है। धीरे-धीरे जो राज्य हुँ, बचे हैं उनमें एक साथ ही घोषणा होगी। उत्तर प्रदेश के साथ ही जो दूसरे राज्य हैं उनमें हुँ, घोषणा होगी। बाकी जैसे कई सारे राज्य हैं, दिल्ली, हुँ, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात वगैरह में भी माना ये हुँ, जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के 7 ही अध्यक्षों की घोषणा हो जाएगी। हुँ, लेकिन मेन मामला है कि उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होना है, हुँ। और प्रधानमंत्री जी 5 दिन के 8 दिन के दौरे लिए। पे आज बाहर जी, चले गए हैं या शाम को जा रहे हैं। तो ऐसे में ये आशंकाएँ हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तो उनके आने के बाद ही होगा। लेकिन जी। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि नाम पे लगभग सहमति बन गई है, हुँ, लेकिन नाम बाहर अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि हुँ, जो चर्चा पिछले 2 दिनों से चल रही है, हुँ, संघ दबाव में भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसके दबाव में नहीं आ रहा है, और माना हुँ, ये जा रहा है कि इस बार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा है वो हुँ, संघ की पसंद का बन रहा है। हुँ, तो जाहिर-सी बात है, अगर संघ की पसंद का बन रहा है, तो फिर कोई इस प्रकार का आदमी होगा कि जिस पे सहज ना मोदी जी होंगे और ना अमित शाह होंगे। क्योंकि आपने हुँ, देखा होगा कि मेरे सूत्रों ने बताया कि तेलंगाना में जिस व्यक्ति को अमित शाह जी चाहते थे, वो नहीं बन हुँ, पाए। दूसरे हुँ, किसी व्यक्ति को बनाया गया, तो उसमें जो है उन्होंने पार्टी छोड़ दी। यही हुँ, हाल मध्य प्रदेश में रहा। नरोत्तम मिश्रा अमित शाह की पसंद थे, लेकिन उनको ना बना के वहाँ हुँ, खंडेलवाल जी को बनाया गया, वो हुँ, भी संघ की पसंद है। तो ये जताता है कि कहीं न कहीं संघ भारतीय जनता पार्टी पे हावी है, और हुँ, उसी की एक नज़ीर आपको उत्तर प्रदेश में भी दिखाई पड़ेगी। हुँ, उत्तर प्रदेश में कोई इस प्रकार का अध्यक्ष बनेगा, तो हुँ, जो संघ की पसंद का होगा, जिससे संघ का तालमेल अच्छा होगा। भारतीय हुँ, जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व की पसंद का कोई नेता बनेगा, मुझे इसमें थोड़ा संशय है। लेकिन संघ जिस तरह से दबाव की रणनीति, राजनीति लेके चल रहा है, उसमें तो अब ये लगने लगा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी संघ की हुँ। पसंद का होगा। जी। सर किसकी चलेगी इसमें? योगी जी की चलेगी, केशव प्रसाद मौर्य की चलेगी,
संघ के चहेते योगी जी हैं, केशव के चहेते दिल्ली वाले हैं नेता, और केशव जी ने कहा भी था कि जो है सरकार से बड़ा संगठन है, तो किसकी चलेगी इसमें? जैसा कि आप कह रहे हैं कि संघ के हिसाब से तय होगा प्रदेश अध्यक्ष। नहीं देखिए, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, केशव मौर्य ने कहा था कि हाँ, किसी भी संगठन से किसी भी पार्टी से बड़ा संगठन होता है, तो हुँ, उन्होंने मान लिया था कि संघ बड़ा है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको याद होगा, जेपी नड्डा ने भी कहा था कि अब हमें संघ की आवश्यकता नहीं है, हुँ, हम तो इतने मजबूत हो चुके हैं। तो आज संघ हुँ, की आवश्यकता भी है और संघ अपनी चला भी रहा है। तो इससे हमें हुँ, अंदाजा लगाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या हो गई है कि अब हुँ, भारतीय जनता पार्टी खुद मुख्तार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चौतरफा प्रेशर है। जैसे आप हुँ, देखेंगे, अगर पिछले कुछ दिनों से आप एक राजनीतिक नज़रिए से देखें या सियासी नज़रिए हुँ, से देखें या विदेश नीति के नज़रिए से देखें, देश के नज़रिए से देखें, सरकार के नज़रिए से देखें, तो मोदी हुँ, जी के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। हुँ, अब ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है, देश में हुँ, उथल-पुथल चल रही है, सियासी उथल-पुथल चल रही है, बिहार में इलेक्शन है, ऐसे में मोदी जी 5 देशों की यात्रा पे जा रहे हैं और देश हुँ, भी कोई बहुत बड़े देश नहीं है, घाना, अर्जेंटीना और पता नहीं छोटे-मोटे देश हैं, ब्राज़ील है, तो उनकी हुँ, यात्रा पे जा रहे हैं, तो ये जताता है कि मोदी जी 5 दिन जो है अपना कम से कम शांति के काट आएँ और यहाँ तब तक घमासान खत्म हो जाए, उसके बाद आके करें। तो हुँ, इसलिए मुझे लगता है कि संघ बहुत दबाव भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डाल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है उस दबाव हुँ, को सहन करना। अगर इनको सत्ता में बने रहना है, तो संघ और हुँ, भाजपा का तालमेल भी होना ज़रूरी है और भाजपा को संघ का दबाव सहना भी ज़रूरी है। हुँ, भाजपा जब दूसरी पार्टी के सियासी दलों का दबाव सहन कर रही है, ऐसे में हुँ, संघ का दबाव भी उसको सहन करना ही पड़ेगा। क्योंकि हुँ, संघ के पास भी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो लगातार संघ के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि उनकी सुनी नहीं जा रही है, उनकी चल नहीं रही है। जो 4 हुँ, बार के एमपी हैं, जो 5 बार के एमपी हैं, उनकी कोई बात सुनी नहीं जा रही है और उसमें कई सारे अम्ब्रेला से आए हुए नेता हैं, जो सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं, जो 20 साल, 25 साल, 30 साल से भारतीय जनता पार्टी में दरी बिछाने का काम कर रहे हैं। सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री भी हैं कई और उनकी नहीं चल रही है, तो वो भी कहीं न कहीं संघ की शरण में पहुँचे हैं, क्योंकि उनको ये दिखता है कि एक संघ ही है, जो हमारी बात सुन सकता है, उस पे एक्शन ले सकता है और आगे दबाव बना सकता है। तो इन्हीं तमाम चीज़ों से संघ में भी एक थोड़ा-सा जो है जज़्बा आया है और संघ में भी एक थोड़ी-सी जान आई है, इसीलिए संघ आगे बढ़ के इस तरह के निर्णय ले रहा है। नहीं तो आपने हुँ, देखा होगा कई बार ये भी लगता था पीछे कि संघ में भी वो मजबूती नहीं है, संघ भी कहीं न कहीं डरा हुआ है, संघ भी इन हुँ, लोगों से घबराया हुआ है, तो वो परिस्थितियाँ कम से कम आज हमें दिखाई नहीं दे रही। जी। हुँ। लेकिन सर जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो सांकेतिक रूप से ये कहा जाता है कि जो है सत्ता सवर्णों के हाथों में। तो इस बार ये कहा जा रहा है कि जो है किसी सवर्ण को ज़िम्मेदारी बीजेपी नहीं देना चाहती है, उसके देने के मूड में नहीं है। वहीं ओबीसी और दलित बिरादरी से किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष की ज़िम्मेदारी बीजेपी सौंप सकती है। और वहीं ये भी देखा गया कि जब अमित शाह जी लखनऊ आते हैं, तो वो केशव प्रसाद मौर्य को मित्र कहकर संबोधित करते हैं। तो क्या लग रहा है कि जो दलित ओबीसी की बात चल रही है कि उस बिरादरी से किसी जाति के नेता को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है बीजेपी, तो क्या केशव प्रसाद मौर्य भी अपने किसी करीबियों का नाम सामने रख सकते हैं? देखिए, राजनैतिक हालात जो उत्तर प्रदेश में हैं, उसके मद्देनज़र साफ कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी पिछड़े दलित को जी। पार्टी का अध्यक्ष बना सकती है। उसके कारण अलग हैं। मैं हुँ, बार-बार कहता हूँ कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे अगर आप देखेंगे, तो उसमें जी। आप साफ पाएँगे कि हुँ, भारतीय जनता पार्टी जिस बूते सत्ता में आई थी और वो वोटर था दलित और पिछड़ा, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से खिसक के विपक्ष के खेमे में चला गया। उससे हुँ, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, बड़ा नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश में, अगर आप देखेंगे। जहाँ जी। भारतीय जनता पार्टी 80 में से 60 और 70 के सपने देख रही थी, वहाँ 30 और 33 पे सिमट गई। तो ये भारतीय हुँ, जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका था। हुँ, उत्तर प्रदेश की वजह से ही आज भारतीय जनता पार्टी जो है, पूर्ण बहुमत में नहीं है केंद्र की सरकार। तो कहीं न कहीं ये ठेस भारतीय जनता पार्टी को भी है और दिल्ली के नेतृत्व को भी है। तो एक हुँ, तो भारतीय जनता पार्टी दलित वोटर को थामने के लिए,
दलित वोटर को अपने पास वापस लाने के लिए इस तरह की कोशिश करेगी कि वो दलितों का प्रतिनिधित्व सरकार में भी बढ़ाए और संगठन में भी बढ़ाए। उसी के तहत ये निर्णय लिया जा सकता है कि किसी दलित को भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाए। इसमें काफ़ी मंथन चल रहा है, आपके उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, जो आपको 1 या 2 दिन बाद साफ दिखाई देगा जब नाम तय हो जाएगा और मीडिया तक पहुँचेगा। क्योंकि हमारे सूत्र यही बता रहे हैं कि बहुत दबाव ऊपर से यही है कि किसी पिछड़े और दलित को बनाया जाए। क्योंकि आपने देखा है कि दलित और पिछड़ा टूट कर समाजवादी जैसी पार्टी में चला गया है। मायावती कमज़ोर है, वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार बैठा है। सबसे बड़ा उदाहरण आपका अयोध्या है। जिस अयोध्या पे दलित और पिछड़ा चला गया और जो भारतीय जनता पार्टी के लिए अस्तित्व की बात है, अस्तित्व की लड़ाई है, उसी में भारतीय जनता पार्टी हार गई है। तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। उससे बचने के लिए इस तरह के निर्णय भारतीय जनता पार्टी को लेने ही होंगे और उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी इस तरह का फैसला उत्तर प्रदेश में ले सकती है, मुझे ऐसा लगता है। तो सर क्या लगता है कि नाराज़गी बीजेपी दूर कर पाएगी? जैसे आप कह रहे हैं कि दलित या ओबीसी किसी चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है, लेकिन जो नाराज़गी है पिछड़ों की, दलितों की, ओबीसियों की, आपने देखा कि चाहे आगरा का मामला लीजिए, रामजी लाल सुमन के मामले में भी दलित समाज नाराज़ दिखा, अब इटावा का मामला आप ले लीजिए। और सबसे बड़ी बात जो बीजेपी के तमाम जो बड़बोले नेता हैं, जिस तरीके से 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें आपने देखा संविधान को लेकर किस तरीके से उसमें बयान दिए गए बीजेपी नेताओं की तरफ से। अयोध्या के बीजेपी सांसद जो उस वक़्त के थे, उन्होंने किस तरह से बयान दिए। तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, जिस तरीके से उनकी जो बयानबाज़ी है। तो अगर बीजेपी ने बना भी दिया किसी पिछड़े को प्रदेश अध्यक्ष, तो जो नाराज़गी है और जो इनके बयान है, तो बीजेपी को तो सबसे पहले चाहिए कि अपने जो नेता हैं, उन पर लगाम लगाना चाहिए। देखिए, अगर आप भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद खासकर उत्तर प्रदेश में देखेंगे, तो जी। किसी भी नेता की बयानबाज़ी करने की और हुँ, कोई भी इस तरह की बात कहने की हिम्मत दिखाई नहीं देती है। हुँ, चाहे जितनी भी चीज़ें हुई हैं, चाहे आप आगरा की बात करें, चाहे हाथरस की बात करें, चाहे आप किसी भी मुद्दे की बात करें, चाहे संभल की बात करें, भारतीय जनता पार्टी में उस तरह से खुल के लोग नहीं बोले, जैसे भारतीय जनता पार्टी में बोलते रहे। दूसरी हुँ, बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी आज बैकफुट पे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो समाजवादी पार्टी का पीडी हो, चाहे वो हुँ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर पिछड़ों का और मुस्लिम समाज का जाना हो। क्योंकि आपने हुँ, देखा है कि जिस प्रकार से सदन में टिप्पणियाँ अमित शाह ने की थी, उसके जी, बाद जो है इस बार 400 पार और संविधान में बदलाव की बात हुई थी, तो उससे कहीं न कहीं दलित छिटक के गया है। और आज भी वो जो संशय दलितों का है कि ये जी, संविधान में बदलाव करेंगे, संविधान में छेड़छाड़ करेंगे, वो संशय दलितों का दूर नहीं हुआ है। अब हम हुँ, लगातार खबरें देख रहे हैं, सुन रहे हैं जिस प्रकार से अभी संघ के जो सबसे बड़े नेता हैं, दूसरे या तीसरे नंबर के नेता हैं, होसबोले जी उनका बयान आया है कि हुँ, संविधान से कुछ शब्द हटाने ज़रूरी है। उसके बाद उपराष्ट्रपति वकील बने हुए हैं सरकार के, उन्होंने कहा है कि कलंक है ये संविधान पे, इसको बदलना चाहिए। तो ये इस प्रकार के बयान जताते हैं, बताते हैं कि कहीं न कहीं मंशा भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की ये है कि इस मानसून सेशन में इसमें बदलाव किया जाए। अगर ये बदलाव होता है, तो मुझे लगता है कि पिछड़ा जो दलित है इस पे आक्रोश जाहिर करेगा और हुँ, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी। चाहे वो तत्काल चुनाव होने वाले बिहार की आप बात करें और चाहे हुँ, उसके बाद 2027 में उत्तर प्रदेश की बात करें। अगर कोई कल को नया मामला नहीं आता है, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये नए-नए इश्यू खड़े कर सकती है, ये नई रणनीति खड़ी कर सकती है और अभी हम चर्चा कर रहे हैं 1.5 साल पहले की, 1.5 साल के हुँ, बाद क्या होगा? इस पीरियड में भारतीय जनता पार्टी कौन-सा अनोखा मुद्दा लेके आ जाएगी, ये किसी को नहीं पता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतने में, रणनीति बनाने में, सामधान दंड करने में कोई भी सियासी दल इनका सानी नहीं है। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी को मालूम पड़ गया है कि अब हिंदू-मुस्लिम का मुद्दा नहीं चल रहा है, तो हुँ, उसको उस पे धार लगाने के लिए, उसको बनाने के लिए तमाम हथकंडे अभी तक भी अपनाए जा रहे हैं। चाहे वो हुँ, संभल का मामला हो, चाहे दूसरे मामले हों, अभी आने वाले समय में कावड़ शुरू होगी। दूसरा एक नया शब्द गढ़ दिया गया है इसी बीच नमाज़वादी और नमाज़वाद।
अब तो समाजवाद तो लोग सुनते थे, अब ये नया आ गया है समाजवाद की जगह नमाजवाद। तो अभी नमाजवाद पे बहस होगी, नमाजवाद पे चर्चा होगी, तो नमाजवाद कितना जो है भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँचा पाएगा, ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है। और क्या समाजवादी पार्टी या दूसरी प कांग्रेस पार्टी या गठबंधन या बाकी पार्टियाँ इस मुद्दे को कितना ठीक करती हैं, कितना अपने लाभ लेती हैं और कितना इसको भुना पाती हैं, ये भी देखना होगा आने वाले समय में। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नई-नई चीज़ें चुनाव में लेके आती है और वो एक बड़ा ध्रुवीकरण कर देती है और विपक्ष जो है वो हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता है, उसके समझ में ही नहीं आता है कि ये क्या हुआ है। मैंने इसीलिए आपको कहा कि अखिलेश जो है दूसरी लड़ाई ना लड़के, वो सड़कों की लड़ाई, भ्रष्टाचार की और विकास की लड़ाई ना लड़के, वो भी इन्हीं के पैंतरेबाज़ी पे आ गए हैं और वो समझ गए हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी से पार पाना है, तो भारतीय जनता पार्टी के तरीके से ही लड़ाई लड़नी होगी और भारतीय जनता पार्टी के तरीके से ही जवाब देने होंगे। तो यही काम अब कांग्रेस कर रही है और यही काम समाजवादी पार्टी कर रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे प्रदेश के मुद्दे हों और चाहे राष्ट्र के मुद्दे हों, ना कांग्रेस उठा पा रही है उस तरीके से और ना समाजवादी पार्टी उठा पा रही है। क्योंकि ये समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कान पे जूं नहीं रेंग रही है और इन मुद्दों को उठाने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पैटर्न पे ही राजनीति की जाए, ऐसा मुझे लगता है ये लोग सोच रहे हैं। जी। लेकिन सर, कल हमने देखा कि जो है, कल परसों बल्कि दोनों दिन लखनऊ में जिस तरह से कांग्रेसियों ने ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया, विधानसभा का वो लोग घेराव करने जा रहे थे। 5,000 जो स्कूलों के विलय की तैयारी कर रही है सरकार, उसको लेकर प्रदर्शन कांग्रेस ने किया। दूसरी तरफ अखिलेश यादव का जन्मदिन सपाई धूमधाम से मना रहे थे, हज़ारों लाखों लोग वहाँ पर जमा थे। तो कांग्रेस जिस तरीके से सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रही है, तो उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में लंबे समय से कांग्रेस का संगठन है नहीं, जी। तो कांग्रेस जो है अपने संगठन को खड़ा करने के लिए, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए नूरा कुश्ती कर रही है और वो हुँ, जितनी ताकत लगा सकती है, लगा रही है, लेकिन हुँ, उसमें कितनी जान आ पाएगी ये देखना होगा। और जिस हुँ, प्रकार का चाहे मैंने अभी बोला आपको, चाहे वो आंदोलन करें, चाहे सड़कों पे उतरें, उसका कोई फ़ायदा हुँ, कांग्रेस को होने वाला नहीं है। कांग्रेस को लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के तरीके से ही लड़नी पड़ेगी। जिस आधुनिक युग में सोशल मीडिया का प्रयोग या चैनलों का प्रयोग जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी करती रही है या कर रही है, उस प्रकार से विपक्ष नहीं कर पाता है। अब उसके हुँ, तमाम कारण हैं, उन कारणों में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर हम देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सामने सभी दल मुझे इस मामले में बौने नज़र आते हैं। अब रही बात उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में खोने को कुछ नहीं है, पाने को हुँ, सारा जहां है। इसलिए कांग्रेस कर रही है क्योंकि कांग्रेस को ये भी संभावना है कि हुँ, अगर अंतिम दौर में कहीं गठबंधन टूटने की बात आ गई, तो कम से कम कांग्रेस का अपना एक संगठन वहां दिखने के लिए होना चाहिए। कांग्रेस के पास हर जिले में अपने कुछ-कुछ आदमी होने चाहिए, तो चुपचाप हुँ, कांग्रेस भी अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। वो ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी के भरोसे पूरे प्रदेश को छोड़ देगी। कहीं न कहीं वो अपने लोगों को खड़ा करके और उम्मीदवार के तौर पे भी इस बार खड़ा करना चाह रही है। क्योंकि उसको पता है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के टाइम पे लाले पड़ गए थे कांग्रेस को उम्मीदवारों के। और 2 बड़े उदाहरण उसके हैं, चाहे वो अमरोहा हो और चाहे फतेहपुर सीकरी हो। कांग्रेस को मथुरा जैसी सीट पे भी उम्मीदवार नहीं मिले थे, जिसका खामियाजा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भुगता है और वो सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास चली गई हैं। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी धारदार तरीके से लोकसभा का चुनाव लड़े होते, तो 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की और कम हो सकती थी। भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बहुत एग्रेसिव होकर चुनाव नहीं लड़ पाई, जिसका नुकसान इन लोगों को हुआ है। जी। ठीक सर, आपको धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक सर हमारे साथ भी जुड़े हुए थे। तो अब थर्ड फेज़ में जो है उत्तर प्रदेश बीजेपी को प्रदेश अध्यक्ष नया मिल जाएगा, कौन होगा और किस बिरादरी से होगा, ये देखना दिलचस्प होगा और इसके लिए हम सभी को इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम।